सो एनी प्लान्स फॉर गोइंग टू महाकुंभ? मुझे इतनी भीड़ वाली जगह में नहीं आना है, थोड़ा मैं दूर रहती हूँ। मुझे लगता है जहाँ आप शांति से जाके आप दर्शन कर लो, वहाँ इतनी भीड़ में जाना जहाँ आपको दर्शन करने का मौका ना मिले, इतनी लंबी लाइन, बहुत डर गई थी। मतलब मैं एकदम कोने में बैठी हूँ, मैं रो रही। देखो वहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही अजीब लगेगी। एक ऑटो वाले ने साइड से टक्कर मारा और रिक्शा ऐसे टेढ़ा हो गया। मुझे अभी भी वो इंसिडेंट याद है। एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, मैंने देखा कि मेरे पूरे गोदी पे कांच ही कांच है। मैंने सोचा कि शिट, आज के बाद मैं कभी अपने मॉम डैड से मिल ही नहीं पाऊंगी, मैं वापस बॉम्बे पहुंच ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो 3-4 सेकंड के लिए आपको लगा कि मतलब आज आपकी कहानी खत्म है। फिर मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, मैंने पापा को बताया, पापा हमारा फेवरेट शो जो था उस पर करने वाली हूँ मैं। फिर कुछ लीड एक्टर्स ने बैकआउट कर दिया, प्रोड्यूसर ने बैकआउट कर दिया, बट मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई थी उस टाइम पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट विद संस्कृति ऑन टेलीडर्शन। मुंबई सितारों का शहर कहा जाता है। यहाँ सितारे आसमान में अपने महंगे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहते हैं। आसमान के सितारे तो फिर भी दिख जाते हैं, पर मुंबई के सितारों को देख पाना महाकुंभ में नहाने जितना मुश्किल है। पर आज हम एक सितारे को खास आपके लिए लेके आए हैं। वैसे आने से तो मना कर रही थी, बट इनको हमने कहा कि आपको आपके जगन्नाथपुरी का वास्ता है, क्योंकि शी बिलोंग्स फ्रॉम उड़ीसा। We have Pooja with us today. Hello Pooja, welcome to the podcast. Thank you so How much. are you? I am absolutely fine. आप कैसे हैं? I am great and I'm अभी तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। So how was your 2024? कैसा गया आपका साल? बहुत अच्छा था, अप्स एंड डाउन था, मज़ा आया। मतलब ऐसा था कि मैं घूमी भी, मैंने काम भी किया और पार्टी भी किया, मस्ती भी की, मतलब सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें कर ली, सब चीज़ें हो गई। और 2025 के क्या गोल्स हैं, क्या रेजोल्यूशन? 2025 तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। रेजोल्यूशन तो मेन मतलब देखो, मैंने ना इस बार 2024 जैसे रेजोल्यूशन नहीं लिया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2023 न्यू ईयर के टाइम पे मैंने रेजोल्यूशन लिया था, मैं हर दिन जिम जाऊंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं रात को जल्दी सोऊंगी, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो इसीलिए मैंने इस बार उतनी बड़े बड़े रेजोल्यूशन नहीं लिया है। बस ये है कि मुझे फिट रहना है एंड मुझे बहुत ज़्यादा जंक और ये सब अवॉइड करना है। एंड ट्राई कि मैं जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहूं। मुझे अपने आसपास के सराउंडिंग में सिर्फ पॉजिटिव लोग चाहिए। नो टॉक्सिक पीपल। नो टॉक्सिक पीपल। एंड जैसे कि आपने बोला कि जंक फूड, सो एक प्रॉपर डाइट यू विल बी फॉलोइंग नाउ। हाँ, ओके। एंड जिम तो वो एक्चुअली आई कैन रिलेट टू इट, बिकॉज एंड हर लड़की रिलेट कर पाएगी इस चीज़ से, बिकॉज न्यू ईयर का रेजोल्यूशन में सबसे पहले आता है गो टू द जिम। जिम, एंड वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो 2024 में नहीं हो पाया। तो नहीं मतलब एक्चुअली क्या है, मेरा कैसे होता है, जैसे मैं आज जिम गई, उसके बाद फिर अगर कल मेरा शूट हो गया तो 2 दिन फिर मिस हो जाता है, तो फिर थर्ड डे लगता है यार 2 दिन से तो मैं शूट कर रही थी, आज थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ। फिर फोर्थ डे जिम जाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ हो जाता है, तो वो इरेग्युलर होता है, रेगुलर साइकिल वो एक ब्रेक हो जाती है। तो और एक बार जब छूट जाता है ना, तो फिर वापस से स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए। एंड होता क्या है, मेन आपको मोटिवेशन चाहिए घर से निकल के जिम तक पहुंचने तक। एक बार आप जिम पहुंच गए, उसके बाद आपको वहां से आने का मन नहीं करता। बट एक बार घर क्राउड और नहीं, क्राउड भी नहीं है, बट जब आपने स्टार्ट कर लिया ना, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, अब तो मुझे 1.5 घंटे तक तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझे ना अच्छे से वर्कआउट करना है, पहले वेट्स उठाने हैं, उसके बाद मुझे योगा करना है। तो बस वो घर से उठ के वहाँ तक जाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। एंड वो लाना ही बहुत मुश्किल है। यस। सो एनी प्लान्स फॉर गोइंग टू महाकुंभ? जैसे अभी महाकुंभ बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड ये ऐसा महाकुंभ है जो 144 ईयर्स में एक बार आता है। हाँ। सो ये हमारा आखिरी और मतलब पहला और आखिरी है। तो कुछ प्लान्स हैं वहाँ जाने के? मतलब पता नहीं, मेरे को ना एक्चुअली ऐसे क्राउडेड एरिया से मुझे बहुत थोड़ा मैं दूर रहती हूँ। मुझे लगता है जहाँ आप शांति से जाके आप दर्शन कर लो, वहाँ इतनी भीड़ में जाना जहाँ आपको दर्शन करने का मौका ना मिले, इतनी लंबी लाइन, तो मतलब पता नहीं, मे बी मैं चली जाऊँ, मे बी मैं नहीं जा पाऊँ, तो इसीलिए अभी तक मैंने वैसा कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी, मतलब इट डिपेंड्स हो जाए, अगर बुलावा आ जाए। एग्जैक्टली। सो डिपेंड करता है कि अगर आपको भगवान ने बुलाया है अपने दर्शन के लिए, तब तो फिर आप कुछ भी करके जाओगे। और अगर भगवान का बुलावा नहीं है तो आप कितने ही हाथ पैर मार लो, आप नहीं जा सकते। तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कुंभ मेला?
नहीं, कुंभ मेरा नहीं, लेकिन मैंने और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, तो वहाँ पे रथ यात्रा बहुत फेमस है, अगर आपने सुना होगा। तो बहुत साल पहले, आई गेस जब मैं स्कूल में थी, 8 या 9 क्लास में थी, तब मैं गई थी रथ यात्रा पूरी। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, एंड मुझे अभी भी याद है कि शायद थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ छूट गया था मेरे पापा से, और मैं बहुत डर गई थी। मतलब मैं एकदम कोने में बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ कि इतनी भीड़, मतलब वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ जाओ, इधर से लोग उधर से लोग, आप बस खड़े हो जाओ, लोग आपको अपने आप धक्का दे दे के आगे पहुँचा देंगे। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे इतनी भीड़ वाली जगह में नहीं आना है, क्योंकि दर्शन हो नहीं पाते, कोई आपके पैर पे चढ़ जा रहा है, कोई नीचे गिर गया है, कहीं किसी को चोट आई है। तो आई गेस मेरा तो हो गया। मुझे लगता है कि यार आप जहाँ शांति से जा सकते हो वहीं जाओ। बट आई गेस दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मिरेकल ओनली बिकॉज जैसे हाथ छूटा आपने बोला, तो वो फिर वापस भी आप मिल गए होंगे। हाँ, मैं मिल गई। पापा मम्मी ढूंढते ढूंढते आ गए थे मुझे। हाँ, सो दैट वाज अ ब्लेसिंग दैट यू मेट देम, बिकॉज बहुत कि कुछ हुआ नहीं। हाँ। एंड वहाँ पर ये भी होता है, मैंने ये भी सुना है कि हर 12 साल में आई गेस मूर्ति चेंज होती है विष्णु भगवान जी की, जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान के रूप है। तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है वो, लाइक वहाँ का क्या एनवायरनमेंट रहता है, कैसा माहौल रहता है वहाँ का? देखो, वहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही अजीब लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो प्रसाद बनता है, वो लोग ऐसे गैस पे नहीं बनता है वो प्रसाद, वो ऐसे चूल्हे पे बनता है। तो वहाँ पे बोलते हैं हांडी, इफ़ यू नो व्हाट हांडी मीन्स। मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें खाना बनता है। तो जैसे कि एक हांडी पे दूसरा हांडी, उस पे दूसरा बर्तन, ऐसे करके वो लोग बहुत सारे बर्तन रखते हैं। एंड सबसे पहले जो खाना बनता है वो सबसे नीचे वाला नहीं, सबसे ऊपर वाला बर्तन का खाना पहले तैयार होता है। सो दैट्स वेरी वियर्ड कि आप अगर अपने घर पे अगर आप करने जाओ, अगर आप एक बर्तन पे दूसरे बर्तन रखो, सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि नीचे वाले जो बर्तन है उसका खाना सबसे पहले बॉईल होता है, राइट? बट वहाँ पे ऐसा होता है कि सबसे टॉप वाला पहले होता है, और वो खुद से मतलब हाँ। एंड उसका टेस्ट, आपको जो जगन्नाथ पुरी में प्रसाद का जो टेस्ट है, वो आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, मतलब वैसा टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब अब तो मतलब मुझे खाने का मन करने लगा है आपसे बात करके। अब पता नहीं मैं कब जाऊंगी उड़ीसा। और एक वहाँ पे जो तिरंगा लहराता है ना मंदिर के ऊपर, वो अगर हवा अगर यहाँ से आ रही है तो तिरंगा यहाँ जाना चाहिए, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओह, तो ये अगर आप उसको YouTube पे देखो कि ये सारी चीज़ें ना वहाँ की बहुत ही मिरेकल वाली है कि ओके, सो ऐसे भी होता है कि अगर हवा चल रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तिरंगा उड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं जगन्नाथ जी पे। आपके साथ जैसे और कुछ मिरेकल हुआ है आपके साथ ऐसा जो आपने एक्सपीरियंस किया हो वहाँ पर? क्योंकि आपने जैसे बोला क्राउड वाली प्लेसेस मुझे पसंद नहीं है, एंड फिर वहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ कि हाथ छूट गया, लेकिन वो दोबारा मिल गया हाथ, तो मे बी देखो, मुझे मेरे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है, बट मुझे मेरी मम्मा का एक इंसिडेंट याद आया अभी जब आपने बोला कि मेरी मम्मा और मेरी दादी माँ, वो दोनों कहीं जा रहे थे रिक्शा में, और एकदम से एक ऑटो वाले ने रिक्शा को, वहाँ पे वो रिक्शा चलता है जो रिक्शा मीन्स ऑटो रिक्शा नहीं, वो जो बैठ के जो वो पैडल मारते हैं ना, वो ऊपर से जो कवर्ड रहता है, तो वो वाला रिक्शा चलता है। तो उस रिक्शा में एक बार मम्मी और मेरी दादी, वो लोग कहीं जा रहे थे, मे बी बैंक या कहीं जा रहे होंगे, तो एक ऑटो वाले ने साइड से टक्कर मारा और रिक्शा ऐसे टेढ़ा हो गया पूरा। एंड मम्मी को, दादी को लगा कि मतलब आज तो बहुत चोट आने वाली है, बट एकदम से मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि किसी आदमी ने रिक्शे को ऐसे हाथ लगा के रोक लिया। एंड थोड़ी देर बाद मतलब मम्मा ने जब ढूंढा कि मैं उसको थैंक यू बोलूँ, तो वहाँ पे वो बंदा नहीं था। तो मेरी मम्मी और मेरी दादी बहुत बिलीव करती है, और हमारे एक्चुअली घर में सब लोग बहुत बिलीव करते हैं। आई एम ब्राह्मण, आई एम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, हम पंडित हैं, तो हम बहुत मानते हैं भगवान में, बहुत घर में पूजा पाठ होता है। तो मेरे दादाजी क्या, मेरी मम्मी क्या, मेरी दादी सब बहुत मानते थे। तो मम्मी ने मुझे वो कहानी बताई थी कि बेटा देखो, अगर तुम भगवान पे इतना बिलीव करोगे ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान जी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं तुम्हें बचाने के लिए। तो ये चीज़ें होती है, तुम मानो चाहे ना मानो, ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद अचानक से बंदा कहाँ से आ गया और कहाँ गायब हो गया। तो मम्मी मुझे बोलते, देखा बेटा, कृष्ण भगवान आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे कुछ होने नहीं दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें मैंने फैमिली में 2-3 जनों से सुनी है, ऐसी चीज़ें। और मुझे मेरा भी एक इंसिडेंट याद आया। अभी 3 साल पहले मैं गई थी सूरत,
शूट पे। तो रेनी सीजन था और मैं गई थी बाय रोड। तो जब मैं जा रही थी, मैं बैठी थी आगे वाली सीट पे ड्राइवर के साइड में और एक मॉडल पीछे बैठी थी, हम 2 मॉडल थे। तो एकदम से किसी और गाड़ी ने साइड से टक्कर मारी, तो मेरे साइड का जो गेट था वो खुला नहीं, मुझे ड्राइवर वाली सीट से बाहर आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़ोर से टक्कर हुई थी। हो गया होगा। वो शूट पे जाते वक्त हुआ बट मुझे कुछ नहीं हुआ। रिटर्न आते वक्त मैं पीछे वाली सीट पे लेटी हुई थी एंड आगे वाली सीट पे मॉडल बैठी थी और मैं बहुत टायर्ड थी। जनरली मुझे कैब में नींद नहीं आती है बट 2-3 दिन से कंटिन्यू शूट चल रहा था तो मैं सो गई थी। मुझे अभी भी वो इंसिडेंट याद है, एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, मैं डर के मारे बैठ गई। मैंने देखा कि मेरे पूरे गोदी पे कांच ही कांच है क्योंकि पीछे का जो मिरर था वो पूरा टूट के मेरे ऊपर आके गिर गया था एंड गाड़ी बहुत ही ऐसे ऐसे डिसबैलेंस हो रही है। वो मॉडल चिल्ला रही है, मैं चिल्ला रही हूँ, ड्राइवर भी चिल्ला रहा है क्योंकि ब्रेक नहीं लग रहा है। वो 3-4 सेकेंड में मतलब मैंने सोचा कि शिट, आज के बाद मैं कभी अपने मॉम डैड से मिल ही नहीं पाऊंगी, मैं वापस बॉम्बे पहुंच ही नहीं पाऊंगी क्योंकि वो 3-4 सेकंड के लिए आपको लगा कि मतलब आज आपकी कहानी ख़त्म है। बट कैसे तैसे ड्राइवर ने ब्रेक मारा, वो भी बीच में जो डिवाइडर होता है ना 2 रोड के, क्योंकि वो पूरा हाईवे था मुंबई सूरत और बारिश एकदम तेज़, तो उसने कैसे तैसे डिवाइडर में ब्रेक मारा। इमेजिन अगर वहाँ पे डिवाइडर नहीं होता, अगर वो यू टर्न वाला पॉइंट होता, हम सीधा उस रोड पे जाते हैं, अगर उधर से कोई ट्रक आ रहा होता तो सीधा ख़त्म थी कहानी। बट मुझे कहीं भी चोट नहीं आई। अब सोचो, आगे जो मॉडल थी उसको लगी, सर पे थोड़ी लगी, ड्राइवर को पैर में थोड़ी लगी, बट मेरे ऊपर तो पूरा कांच आके गिर गया था, मुझे एक खरोच भी नहीं आई। एंड सुबह के 3:30-4 बजे थे। फिर हम गाड़ी से तो उतरे, गाड़ी तो वहीं बंद, गाड़ी और चल नहीं रही थी। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो बॉम्बे में थे कि भाई मैं और कैब में नहीं आ सकती हूँ, प्लीज़ तुम लोग मुझे लेने के लिए आओ, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। फिर मैं सामने, उसी के सामने रोड क्रॉस करके वहाँ एक ढाबा था, तो हम वहाँ जाके बैठे। मैं 3 घंटे मैंने वेट किया, मेरे फ्रेंड्स आए मुझे लेने के लिए। तब तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मतलब मुझे अपने आप को बस शांत करना था। मैंने सुबह 4 बजे अपने मम्मा को फ़ोन किया। ऐसा कुछ भी होता है ना तो मैं मम्मा को फ़ोन करती, क्योंकि वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव बातें बोल के ना एकदम हिम्मत दे देती है। मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि मम्मा मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मुझे लग रहा है मेरे कुछ ग्रह में कुछ तो भी दोष है कि जाते वक्त भी एक्सीडेंट हुआ, एक ही दिन में 2 बार, सुबह जाते वक्त, रात को आते वक्त। तो मम्मी मेरे को बोलती है बेटा कोई दोष नहीं है, तो ये सोच कि जो बहुत बड़ी बला थी वो टल गई और तुझे कहीं खरोच भी नहीं आई। तो ये सोच कि भगवान जी हमेशा तेरे साथ है, कि तुझे जाते वक्त भी खरोच नहीं आई, तुझे आते वक्त भी खरोच नहीं आई। तो ऐसे ही एकदम भरोसा रख भगवान पे कि उन्होंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। तो तब मम्मी ने मुझे ऐसे 2-3 चीज़ें बोली, देन फिर मैं नॉर्मल हुई। फिर मैंने कुछ खाया, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। वही है कि बड़ी चीज़ होने से बेहतर कि वो कुछ छोटे में या हो गया। हाँ, सो दैट वाज अ ब्लेसिंग। दैट एक्चुअली टेल्स कि एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं, असली में होती हैं। आप अगर बिलीव रखो, पॉजिटिव रहो एंड वो एक इंटेंशन आपका अगर वो ट्रुथ वो वैसा सच्चा रहे तो कहीं ना कहीं भगवान भी साथ दे ही देते हैं। सो हाउ वाज योर जर्नी, लाइक एक्टिंग में कैसे आप आए? एक्टिंग में आने की मेरी सच में बहुत ही फिल्मी कहानी है। क्योंकि मैं आई थी बॉम्बे अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ख़त्म करने पूरा कोर्स। तो मैंने सीए इंटर उड़ीसा में क्लियर किया था, मैंने अपना इंटर्नशिप वहाँ पे कर लिया था, सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप भी मैंने क्लियर किया था। फिर मुझे किसी ने बोला कि बॉम्बे में जो टैक्सेशन के क्लासेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और तब मेरे भैया की जब शादी हुई थी तो भाभी आई थी बॉम्बे। ऐसे तो मुझे पापा अकेले छोड़ते नहीं थे कि अरे यार वो सब लड़कों के साथ में रहता है, सारे फ्लैटमेट्स मतलब सारे बैचलर्स हैं, तो तुम लड़कों के बीच में नहीं रहोगी, तो पापा छोड़ते नहीं थे। जब भाई की शादी हो गई, जब भाभी आई तो भैया ने अलग फ्लैट लिया, तो पापा बोले ठीक है अब तुम जा सकते हो कि अब भैया भाभी दोनों है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं आई, उस टाइम में मेरा भाई नाला सुपारा में रहता था। तो मैं नाला सुपारे से फिर मैं अंधेरी आती थी अपना सीए के क्लासेस के लिए। अंधेरी बोरीवली दोनों जगह होते थे टैक्सेशन के क्लासेस। और एक दिन क्लास के बाद मैं गई थी मलाड इन्फिनिटी ज़ारा मॉल शॉपिंग करने, मैं और मेरी भाभी। और वहीं पे किसी कास्टिंग वाले ने मुझे बोला कि आर यू एन एक्टर? तो रैंडमली? हाँ रैंडमली। मैंने बोला नो आई एम नॉट एन एक्टर मतलब। तो फिर बोला कि ठीक है हम आपसे बस बेसिक 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। एक सोप का ऐड है तो हमें ना रैंडम पब्लिक के व्यूज़ चाहिए, तो हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर स्किन एंड व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर हेयर, तो आपको वो सोप का नाम लेना है। आई वाज लाइक ओके ठीक है। मेरे भाभी ने भी बोला ठीक है कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब सम सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक रिव्यू टाइप दे वर टेकिंग। क्योंकि वो उस एड में नॉर्मली रैंडम पब्लिक
भी दिखते हैं कास्ट में, ऐड में। तो मैंने बोला, नेक्स्ट उन्होंने मेरा नंबर लिया उसी दिन। फिर मुझे नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑडिशन राउंड, आपको प्रोडक्शन हाउस आना पड़ेगा आराम नगर में ऑडिशन देने के लिए, और वहाँ आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको वो कैमरे के सामने बोलना है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू विल बी पेड 40,000 पर डे। 2 दिन का शूट है मुंबई के आउटस्कट्स में। आई वाज लाइक 40,000 पर डे, मतलब अगर मैं एग्जैक्टली मतलब अगर मैं सीए कंप्लीट भी कर लेती हूँ तो इनिशियल सैलरी आपकी कितनी होती है? 70,000 80,000, मतलब यहाँ पे तो 2 दिन के हाँ, मतलब एक ही दिन का आपको यहाँ पे 2 दिन में 80,000। तो मैंने तो बहुत सारे सपने देख लिए कि मैं तो 80,000 में ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ऐसे ऐसे ड्रेस का थीम था कि भाई स्पेगेटी टॉप है, डेनिम जीन्स है, जो नॉर्मली लोग ऑडिशंस में पहनते हैं, एकदम न्यूड, नो मेकअप लुक। बट आई डिडंट न्यू कि नो मेकअप इज ऑल्सो मेकअप लुक। मुझे तो तब मेकअप करना भी नहीं आता था अच्छे से, तो मैं बस सनस्क्रीन लगा के लिप बाम लगा के चली गई, मुझे लगा नो मेकअप। तो वहाँ जब मैंने देखा कि यार मॉडल्स तो बहुत ही अच्छे से ग्रूम है, उनका चलने का स्टाइल, कैमरे के सामने दे आर सो कॉन्फिडेंट, उनको देख के मैं और डिमोटिवेट हो गई कि शिट मैं तो ऐसे बोल ही नहीं पाऊंगी कैमरे के सामने, ना मैंने मेकअप किया है, ना मैं उतनी अच्छी दिख रही हूँ, ना कुछ। तो उस साइड में तो मेरा नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कैमरे के सामने मैं ढंग से अपने आप को इंट्रो भी नहीं दे पाई, क्योंकि वहाँ पे इंट्रो ऐसे देना होता है ना, हाय माय नेम इज पूजा शर्मा, माय हाइट इज दिस, आई एम इतना ईयर ओल्ड एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स, लेफ्ट राइट सीधा, एंड लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। तो ठीक है, वहाँ से तो मैं आ गई वापस। फिर वहीं मैं आराम नगर में मैंने थोड़ा चक्कर काटा, स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। हाँ, तो मुझे बहुत सारे कास्टिंग वाले मिले, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि ओके ऐसे ऐसे ऑडिशंस होते हैं, एंड तब तक कोविड हो चुका था, तो तब मुझे पता चला कि अब ऑडिशंस आपको घर से बना के भेजने पड़ते हैं। तो मेरे लिए अच्छा था कि चलो ठीक है, मैं ट्यूशन के बाद में ऑडिशन बना के मैंने भेजना शुरू किया। फिर मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया, तो वो भी मैंने ऐसे ही ले लिया कि चलो ठीक है लेट्स ट्राई क्या होता है, एंड वो मैं जीत गई। तो उसके बाद मेरे होम टाउन में लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे लगा वाह यार, तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बुला रहे हैं इवेंट में, ब्लड डोनेशन कैंप में इनॉग्रेट करना है, चलो पूजा शर्मा को बुलाओ। मुंबई वालों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप कोई पैजेंट जीतते हो, बट आपके होम टाउन के लिए इट्स अ वेरी बिग डील कि भाई हमारे शहर की लड़की ने जीता है मिस इंडिया का ताज, तो उनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अब इसी लाइन में जाना है, क्योंकि आई एम एंजॉइंग दिस, मुझे मज़ा आ रहा था वो सब चीज़ें। तो फिर जब मैं घर गई थी सेकंड कोविड के टाइम पे कि मुझे अब सीए के एग्ज़ाम ख़त्म करके फिर मैं जाऊँगी, बट एग्ज़ाम्स हुए नहीं, पोस्टपोन हो गए थे। तो फिर मैंने घर पे बोला कि अब मुझे बॉम्बे जाना है एक्टिंग के लिए। तो तब जब मैं आई फिर धीरे धीरे फिर मैंने फैमिली ने सपोर्ट किया आपको तब व्हेन यू टोल्ड के जाना है? मतलब देखो इनिशियली तो ऑब्वियसली पापा थोड़ा गुस्सा थे कि बेटा तुम सीए कंप्लीट नहीं कर रही हो, क्या पता बाद में अगर एक्टिंग में भी ना कर पाओ तो फिर लाइफ में और क्या करना है। देखो एज अ फादरली फिगर वो भी अपने जगह गलत नहीं है, एंड आपको पहले प्रूव करना पड़ता है, राइट। तो ठीक है, इनिशियली वो थोड़ा नाराज़ थे, थोड़ा टाइम लगा, कुछ महीने लगे उन्हें मनाने में, बट फिर वो मान गए। जब उन्होंने देखा कि मैं आने के बाद मैंने ऐड शूट किया है, फिर कुछ 7-8 महीनों में मैंने छोटी सरदानी जब किया, तब फिर वो धीरे धीरे वो बहुत ही ठीक है प्राउड फील करने लगे कि मेरी बेटी टीवी में आ रही है। तो बस उसके बाद में धीरे धीरे वहीं से जर्नी शुरू हो गई। तो छोटी सरदारनी आपको पहले मिला था? हाँ। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो वो मेरा एकदम पहला कैमरा का एक्सपीरियंस था। छोटी सरदारनी? हाँ, लाइक फॉर अ डेली सोप? फॉर अ डेली सोप, मतलब टीवी ऐड किया था, बट फॉर अ डेली सोप वो ऐसा जहाँ में मुझे से एक्टिंग स्क्रिप्ट पूरी याद करनी, वो मेरा पहला था। एंड उसमें जो मेरा सीन था, पहले ही दिन मुझे वैसा सीन था कि मुझे ब्रिज से जंप करना है क्योंकि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। That was my first scene कि मैं भाग के आ रही हूँ एंड मैं ब्रिज पे चढ़ूंगी एंड मैं जंप कर दूंगी, मैं जंप कर दूंगी। सो मुझे डर लगा था कि शायद वहाँ पे बॉडी डबल जो थी उसने मुझे करके दिखाया कि कैसे जंप करना है, तो उसको देख के मैं बहुत डर गई कि शायद अगर मैंने जंप किया, अगर वो हार्नेस टूट गया, अगर मैं नीचे गिर गई तो मतलब क्या होगा उसके बाद। बट ठीक है, फिर भी मैंने हिम्मत रखा। फिर मैंने वो सोचा कि पूजा तुझे सारे एडवेंचर करने थे ना, तुझे बंजी जंपिंग करना था तो तू ये सोच कि तू बंजी जंपिंग कर रही है। और जब मेरे को जंप करना था मैंने आंख बंद किया और मैं बस भगवान का नाम लेके मैं कूद गई। ठीक है, हारनेस तो था ही ऑफकोर्स, नीचे गद्दे भी लगे हुए थे, बट ठीक है वो भी बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। उसमें मेरा बहुत ही रोना धोना वाला कैरेक्टर था, बहुत ही बेचारी टाइप, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था तो इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही थी। तो और मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि
मास्टर शॉट होता है, वाइड टू शॉट होता है, क्लोज होते हैं, इतने सारे शॉट होते हैं, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हाँ, पता तो लगे जब होंगे। पहला शॉट जब लगा दैट वाज अ मास्टर शॉट एंड मैं बहुत पुरानी चीज़ें याद कर करके बहुत ही रोने वाला करके मैं आई थी कि मुझे एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस देना है, रोने वाला एकदम रियल एक्सप्रेशंस आने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से रोया, एकदम दिल से रोया मैंने, और तभी डायरेक्टर ने बोला ओके कट, अब लगाओ 2 शॉट। मुझे लगा ओ शिट, अब वापस रोना पड़ेगा, वापस से इमोशंस कैसे लेके आऊँ। तब मुझे पता चला कि बार बार इमोशन से काम नहीं चलता है बेटा, आपको ग्लिसरीन तो यूज़ करना ही पड़ता है। और तब फिर मेकअप दादा ने मेरी आंखों में ग्लिसरीन डाला और मुझे लगा कि मेरी आंखें ख़त्म, क्योंकि इतनी जलती है आपकी आंखें ग्लिसरीन डालने के बाद में। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, आपको चीज़ें हर शूट में आप कुछ नए सीखते हो। तो वैसे ही धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ कैरेक्टर, फिर हम दूसरे शूट की ओर बढ़े, फिर दूसरा कैरेक्टर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यू प्लेड अनोखी इन दैट। हाँ, हाउ डिड यू क्रैक दैट रोल, बिकॉज आई थिंक दैट वाज योर बिगेस्ट ब्रेक। वहाँ से एक पहचान मिली, ओके दिस इज पूजा शर्मा उस अनोखी इन तारक, बिकॉज तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत बहुत पॉपुलर शो है, popular show हर है, हर घर में देखा जाता है, अभी भी चल रहा है। मैं भी देखती थी घर पे हर संडे, क्योंकि संडे को पूरे दिन आते तारक मेहता। इनुरेसा, हाँ, मतलब सब मतलब घर वहाँ पर क्या, देखा जाता होगा। तो हाँ। पापा का फेवरेट शो है, तो पापा संडे को पापा की छुट्टी रहती थी, तो मैं और पापा हम पूरे दिन बैठ के तारक मेहता ही देखते रहते थे, तो मज़ा आता था वो देख के। और हम तब भी बात करते थे बेचारा पोपटलाल, इसके तो कोई लड़की ही नहीं मिलती है, बेचारा पोपटलाल। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसी लूप में मैं भी कभी आ जाऊंगी कि इस लड़की ने भी पोपटलाल को छोड़ दिया। So when you got to know कि I am playing Popatlal की like that girlfriend or wife, you can say, not wife, नहीं, not wife, girlfriend. just a side chick or something, तो क्या क्या reaction था उस पर, like family को कैसे बताया and what was your reaction? तो मैं तो पहले बहुत, जब मुझे बोला गया कि ऐसे ऐसे कास्टिंग चल रही है, मुझे कास्टिंग वाले ने कॉल किया कि आप अभी फिल्म सिटी पहुंचो 1 घंटे में, ऑडिशन देना है, अगर आप ऑडिशन क्रैक करते हो तो आपका परसों से ही आपका शूट स्टार्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने तुरंत मेकअप वेकअप किया, 1 घंटे में मैं पहुंच गई फिल्म सिटी, ऑडिशन दिया, ऑडिशन लेके गए, तुरंत डायरेक्टर से मीटिंग कराया, उन्होंने ऑडिशन देखा, फिर मुझसे पूछा कि अब कहाँ से हो, क्या क्या काम किया है, जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सब उन्होंने पूछा। एंड फिर जब मैं उन्होंने बोला ठीक है आप घर जाओ, हम आपको कल सुबह बताते हैं। आधे घंटे में उनका कॉल आ गया कि ओके यू आर लॉक, कल आपको आना है लुक टेस्ट के लिए, कपड़े वगैरह फाइनल करने के लिए। आई वाज सो एक्साइटेड, ओके वाह हो गया, मतलब कुछ देर तक तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि चलो ठीक है फाइनली कॉल आ गया। फिर मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, मैंने पापा को बताया पापा हमारा फेवरेट शो जो था उसमें करने वाली हूँ मैं। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी ना, जब वो नहीं मान रहे थे बॉम्बे के लिए, तो तब मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो ये बोलते थे बेटा इंडस्ट्री बहुत गंदी है, लड़कियों को मिसयूज़ किया जाता है। तो तब मैंने उनको बोला था पापा तारक मेहता भी तो आता है, आप तो देखते हो उसमें तो कितना, वो तो पूरा फैमिली शो है, उसमें कोई वल्गर कपड़े नहीं पहनते, उसमें कोई वल्गर चीज़ें नहीं है, तो मैं उसमें काम करूँगी देखना। तो मैं उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि शिट, मैंने 2 साल पहले ये चीज़ मैनिफेस्ट किया था। अगर उस दिन मैंने ये बोला होता कि पापा मैं धर्मा प्रोडक्शन में करूँगी, तो शायद आज मैं वो कर रही होती। वो भी बात सच हो जाती, जो उस टाइम आप बोल रहे थे, उस टाइम पे जो मैंने बोला वो 2 साल बाद एग्जैक्टली मैंने पापा को फ़ोन करके वही चीज़ें बताई, तो वो भी बहुत खुश थे। तो बस फिर उसके नेक्स्ट डे लुक टेस्ट हुआ और उसके नेक्स्ट डे शूट स्टार्ट हुआ। तो वहाँ भी बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। कैसा था सेट पर, कैसा तो एक्सपीरियंस हमारा था? पहला सीन था मॉल में, भाईंदर नेक्सस मॉल, वहाँ हमारा पहला सीन था। एंड उनकी फ़ैन फॉलोइंग, मतलब आज वहाँ के आसपास लोगों को बस पता चलने की देर थी कि भाई यहाँ तारक मेहता का शूट हो रहा है, लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बच्चे पापा मम्मी के, पापा पापा देखो पोपटलाल, मम्मी देखो पोपटलाल। ऑफ कोर्स मुझे तो कोई नहीं जानता था, बट उनके साथ जब उन्होंने मुझे देखा तो फिर मुझे भी लोग, वहाँ पे 2 दिन हमारा शूट था, तो उस दिन भी जैसे सुबह से जब शूट स्टार्ट हो तो शाम तक लोग मुझे भी पहचानने लग गए थे। तो शाम को मैं भी बॉडीगार्ड के साथ ही घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि लोग आ रहे थे बीच बीच में। तो फिर एक सीन तो ऐसा हुआ था कि मैं बस गई थी वैनिटी में कपड़े चेंज करने के लिए। मैंने जैसे ही वैनिटी का गेट खोला, सामने मैं देख रही हूँ 100 लोग खड़े हैं एंड मैम फोटो, मैम फोटो। मैंने डर के मारे एकदम से गेट बंद कर दिया, क्योंकि मैंने इतनी क्राउड मतलब पहले कभी ऐसे देखा नहीं था। तब आई गेस टेलीकास्ट हो गया, मतलब अनोखी का जो कैरेक्टर है वो एस्टैब्लिश हो गया, ऑडियंस तक पहुंच गया। और फिर वो लोग देख रहे थे ना पोपटलाल के साथ शूट करते हुए मॉल में, लेकिन वहाँ पे 8-10 बॉडीगार्ड थे, तो कोई उनको आगे आने नहीं दे रहा था।
तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर पोपटलाल जो है श्याम सर, वो भी बहुत ही स्वीट है, लेकिन वो ऐसे सामने से बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। जब मैंने उनको देखा, जब वो रेडी हो रहे थे मेकअप वेकअप, तो एकदम शांत बैठे थे। मेरे को लगा ये वही इंसान है जो टीवी पे हमें एकदम ना हंसते खेलते ऐसे एकदम ऐसे फनी कैरेक्टर में दिखते हैं। एंड जैसे ही डायरेक्टर ने बोला कि एक्शन, तुरंत उनका कैरेक्टर चेंज। जैसे बोला कट, वापस तुरंत वापस से श्याम सर, एक्शन बोलते पोपटलाल श्याम सर, मतलब ऐसे चुटके बजाते कैमरे के आगे अलग और कैमरे के पीछे अलग। तो मतलब बहुत ही, लेकिन बहुत ग्राउंडेड है, बहुत हम्बल है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम अपने एटीट्यूड में बैठना ये वो, कुछ नहीं। तो हमारे भी जब सीन थे तो मैंने सर को बोला पहले से कि सर मैंने कभी भी ऐसे कॉमेडी जॉनर में नहीं किया है पहले, तो आपके साथ जब मेरा सीन होगा, आपको जहाँ भी लगे ना, तो आप मुझे मतलब मुझे आप ऐसे टोक देना, मुझे बोल देना कि नहीं तुम और बेटर कर सकती हो, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। तो फिर सर ने मुझे हेल्प भी की थी। मैंने जब पूछा तो कि देखो ऐसे सीन को तुम ऐसे कर सकती हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ऐसे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस। और सेट पे यू मेट जेठालाल और ये सब? नहीं, मैं जेठालाल से तो नहीं मिली क्योंकि मेरा उनके साथ में कोई सीन नहीं था, बट मुझसे बहुत मिलने का, मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी उनसे मिलने की, बट नहीं हो पाया। दैट्स ओके। तो मैं बाकी तप्पू सिन्हा से मिली और भिड़े एंड उनकी वाइफ एंड उन लोगों से। मुझे तो रियल नेम भी याद नहीं रहते क्योंकि वो कैरेक्टर से इतने ज़्यादा वो हो गए ना, मतलब फेस उनका उसी से ही जाना जाता है। सो आई गेस वो रियल नाम याद नहीं रहते। अब जैसे आपको भी अभी अभी जो तारक मेहता की फ़ैन फॉलोइंग है, अगर आपको भी अनोखे के नाम से ही वो एक वो पहचान मिली हुई है। सो ओके, सो दिस वाज हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। अभी आई गेस यू गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी फ्रॉम टिकटॉक ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टिकटॉक का मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैंने लॉकडाउन में मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मुझे 1 साल से मन था उसके पहले टिकटॉक बनाने का, बट मेरे पास में बहुत अच्छा फ़ोन नहीं था। आई मीन आईफोन नहीं था। सो मेरे पास सैमसंग का फ़ोन था और मुझे था कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं अच्छे क्वालिटीज़ के ही बनाऊंगी। मुझे ऐसे वो ब्लरी वीडियोस वो सब नहीं करना है। कोई बात नहीं, आज फ़ोन नहीं है तो जब मैं फ़ोन लूँगी तब मैं बनाऊंगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बनाऊंगी। तो मैं वेट कर रही थी। फिर कोविड में मैं अपनी फ्रेंड के साथ में थी, तो एक ही फ़ोन में आप 2 लॉगिन कर सकते हो। हाँ, या। तो हम दोनों थे, तो मैं उसी के फ़ोन से बनाती थी एंड हम दोनों एक एक का लॉगिन करके वीडियोस अपलोड करते। तो तब मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक एंड मेरे 2-3 वीडियोस के बाद ही एकदम से वीडियोस मेरी कुछ मिलियन बिलियन में पहुंच गई। तब मुझे एकदम जोश आ गया। मैं तुरंत गई, मैंने इंस्टॉलमेंट में आईफोन खरीदा कि ठीक है अब मैं अपने फ़ोन में वीडियो बनाऊंगी एंड वीडियो बनाना स्टार्ट किया। 2-3 महीने में आई गेस मेरे उसमें 1.5-2 लाख हो गए थे फॉलोअर्स। दैट्स क्वाइट अ लॉट। बट टिकटॉक बैन हो गया। आई स्वेयर, मैंने 2-3 महीने टिकटॉक बनाया, टिकटॉक बैन हो गया। मुझे इतना बुरा लगा। मैंने बोला क्यों भगवान जी क्यों, अभी मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक बनाना। बट इतना अच्छा चल रहा था और 2-3 महीने में इतना अच्छा ये हो गया था कि मिलियन बिलियंस और उसी के बाद ही बंद हो गया, गेस कोविड के आसपास ही बंद हो गया था। बट फिर इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे एक्टिव होना मैंने स्टार्ट किया। You also did a film मिशन ग्रे हाउस। हाँ जी। सो एड्स भी कर लिए आपने, सीरियल्स भी कर लिए और फिल्म भी कर ली। फिल्म का क्या कैसा एक्सपीरियंस था? एंड ये फिल्म मैंने की थी, मतलब इसका शूटिंग स्टार्ट हुआ था 2023 में। ओके, तो 2 साल पहले, हाँ, तो मतलब पहले कुछ पार्ट शूट हुआ, फिर कुछ तो भी टेक्निकल इशू बोलो या जो भी इशू बोलो, फिर कुछ आधी फिल्म वापस से रीशूट हुई, फिर बीच में फिर थोड़ा गैप हुआ, फिर गाना शूट हुआ। तो मेरे उसके साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मेरे चल रहे थे। तो अब फिल्म 2025 में रिलीज़ हो रही है। एंड इफ़ यू मतलब क्या बोलना चाहोगे कि कैसी द फिल्म इज़ अबाउट व्हाट? सो दिस इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज़ अ मर्डर मिस्ट्री। ओके। तो जो मैं और जो हीरो है, हम दोनों को एक मिशन दिया जाता है कि आपको ग्रे हाउस, एक बंगलो का नाम है, आपको वहाँ जाके आपको देखना है कि भाई किलर कौन है, ये जो मर्डर्स हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, एक्चुअली मर्डर्स हो रहे हैं या कोई पैरानॉर्मल थिंग है कि क्या है ये चीज़ें। तो हम वो मिशन सॉल्व करने जाते हैं और हम भी एक ट्रैप में वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वो कैसे हम उस चीज़ से बाहर आते हैं, कौन है किलर, क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सब कुछ सस्पेंस आपको लास्ट में जाके सब कुछ रिवील होता है। सो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड फिल्म की स्टोरी। तो सो पूजा, लाइक
जैसे मैंने अभी बोला कि तीनों चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो एक एक्टर का एक वो रहता है फिल्म्स पे, उनका तो मेन गोल यही रहता है कि मुझे जाना है बॉलीवुड, या दैट इज़ देयर लाइक आखिरी का कि हाँ अब ये हो गया बस, अब और कुछ नहीं। सो तीनों चीज़ें आपने की, एड, सीरियल्स, फिल्म्स, तो कैसा रहा तीनों का एक्सपीरियंस, एंड मतलब क्या आपको पर्सनली क्या ज़्यादा अच्छा लगा? तो देखो मतलब मैं सच बोलूँ ना तो क्योंकि मुझे सबका आई गेस शूट भी अलग होता होगा हाँ, सेट पर। तो देखो मैं सच बोलूँ ना तो मुझे टीवी में भी मज़ा आया, मुझे वेब में भी मज़ा आया, फिल्म में भी मज़ा आया, क्योंकि तीनों का बहुत ही अलग अलग ग्राफ है। मेन चीज़ ये है कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, एंड मैं तो अभी भी अपने आप को नई ही मानती हूँ। मुझे यही लगता है कि मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जो कि ऑफकोर्स नहीं हुआ एक्सपीरियंस। तो जब तक मैं 4-5 साल और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ना कर लूँ, तब तक शायद मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कमेंट कर पाऊँ कि नो दिस इज़ बेटर, नो दिस इज़ नॉट। मुझे अभी ऐसा है कि मुझे बस काम करना है। जहाँ भी काम मिल रहा है, चाहे टीवी हो, चाहे वेब हो, चाहे फिल्म हो, अगर वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एंड ऑफ कोर्स पैसे भी मैटर करते हैं, बट अगर वो अच्छा कैरेक्टर है तो मैं रेडी हूँ करने के लिए। देखो इतना डिफरेंस होता है कि जो टीवी में ना आपको सेम डे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप मेकअप कर रहे हो, तो टीवी में तो ऐसे होता था कि मेकअप करते करते वो इस आईज में आईलाइनर लगा रही है, मैं एक आंख बंद कर रही है, ऐसे करके मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। तो वैसे क्योंकि आपको तुरंत आपको मेकअप करके आपको जाके सीन परफॉर्म करना है। एंड फिल्म में ऐसा होता है कि आपको पहले से स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है कि हाँ चलो आपको टाइम मिलता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तो ये डिफरेंस होता है। एंड जैसे कि टोल्ड के उसका तारक मेहता का ही आपका कास्टिंग जो हुआ था, तो जस्ट आज मुझे पता चला एंड परसों शूट था, तो टीवी सीरियल्स की कास्टिंग अलग होती है, फिल्म्स में हाँ एटलीस्ट लुक टेस्ट एक महीना आप पहले देखते हैं कैरेक्टर, एंड सेम गोज फॉर द एड्स आल्सो, एड्स भी आई गेस जल्दी जल्दी हो जाते हाँ हैं हो जाता है कास्टिंग। देखो टीवी में भी ना टाइम लगता है, अगर वो लीड कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे हैं ना तो उसमें भी 1-2 महीने लग जाते हैं। मतलब वो 1-2 महीने पहले से वो कास्टिंग शुरू कर देते हैं, ऑडिशंस लेना, लुक टेस्ट, मॉक शूट, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। मे बी तारक मेहता में कैमियो था तो इसीलिए शायद वो, और वो अर्जेंट कास्टिंग था, क्योंकि क्या होता है लीड सीरियल के स्टार्टिंग में होता है, तो स्टार्टिंग में लोगों के पास में बहुत टाइम होता है कास्टिंग करने के लिए, लेकिन बीच बीच में जब कैरेक्टर्स आते हैं तब तो भाई हर दिन स्टोरी चेंज होती है, और उनके पास में बैंक होता नहीं है टीवी में, हर दिन टेलीकास्ट, आज टेलीकास्ट शूट हुआ, परसों ही उन्हें रिलीज़ करना है, तो इसलिए उन्हें अर्जेंट कास्टिंग ही करनी पड़ती है फॉर द कैरेक्टर्स, तो ऑप्शन नहीं होता है। सो इफ आई से गुड रोल और गुड मनी, व्हाट यू चूज? फिलहाल तो गुड रोल, अभी role. मैं जिस पोजीशन में हूँ आई विल गो फॉर गुड रोल, क्योंकि अभी मुझे काम करके अपने आप को उतना क्या बोलते हैं उस काबिल बनाना है कि जब आपके लिए मनी भी इम्पोर्टेंट हो, वैसा जहाँ आप चूज़ कर पाओ, अच्छा ये भी कैरेक्टर ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, लेकिन नहीं पैसे वहाँ ज़्यादा अच्छा है तो चलो ठीक है। एंड ऐसा कोई स्पेसिफिक शो है जो आपको लगता है कि यार ये शो मैं जैसे तारक मेहता ने आपने मैनिफेस्ट किया था एंड दैट हैपेंड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर शो विच यू थॉट के ये भी शो मैं कर सकती हूँ या ये रोल मुझे मिलता टीवी में? टीवी में हाँ तो ये जो सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसका मैं सोचती थी कि राजन साई के प्रोडक्शन में मुझे करना है, तो जब उनका जब वो शिवांगी जोशी का जब था तो तब मैंने सोचा था कि अच्छा उनके बच्चे हो गए हैं, मतलब ये बहुत जल्दी सीरियल से आउट होने वाले, उनके बच्चे बड़े होने वाले हैं, तो तब मैंने सोचा था कि जब उनकी कास्टिंग होगी ना तब मैं ऑडिशन दूंगी करने के लिए, बट उसमें नहीं हुआ। मैंने ऑडिशन दिया था उसमें नेगेटिव लीड के लिए, बट उसमें नहीं हुआ था। बट फिर मैंने सोचा था कि ठीक है जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब भी मैं करूँगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में तो कब कास्टिंग हो गई मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं दूसरे शूट में आई वाज बिजी। नाउ तो अभीरा आई गेस समृद्धि इज देयर, हाँ सो दे आर देयर इन दैट। सो यू हैव एनी फ्रेंड्स इन द टीवी इंडस्ट्री? हाँ जी है, काफ़ी। जैसे मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, उनके मतलब दोस्त बनना एक मुश्किल होता है, एंड हियर चलता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ज़्यादा चलता है, बट व्हाट इज अकॉर्डिंग टू योर रियल फ्रेंड इन मुंबई, व्हाट इज इट टू यू? एंड यू हैव समवन? Yes, I have many friends here, real friends, Real not friends. friends with benefits वाले real friends। मुझे लगता है बॉम्बे में real friends वो है जो आप चाहे आधी रात को भी अगर आप उनको फ़ोन करो ना कि भाई मुझे मेडिकल इमरजेंसी हो गई है या मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो 5 मिनट के मैं आपके सामने हाजिर हो जाए, क्योंकि आपके लिए मुंबई में किसी के लिए टाइम निकालना वो बहुत बड़ी बात होती है।
कोई अगर अपना शूट छोड़ के आपके लिए आ रहा है, कोई अपनी चीज़ें छोड़ के आपके लिए आ रहा है, मतलब ही और शी इज़ योर रियल फ्रेंड इन मुंबई स्पेशली, क्योंकि होम टाउन में तो सब वैसे भी वेले ही रहते हैं, अपने ही है वो, अपने और सब आसपास ही रहते हैं। बट यहाँ भी टच वुड कि मैं जब से आई हूँ बॉम्बे, मुझे आज तक कोई वैसा नहीं मिला है दोस्त जो कि होता है ना आपकी पीठ में खंजर घोंपने वाला, वैसा मुझे कोई नहीं मिला है। मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे आई गेस आपने रेजोल्यूशन भी बनाया था, स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल, द नेगेटिव पीपल। हाँ, सो यू हैव एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, जनरली नहीं हुआ। मतलब कुछ लोग वैसे हैं, जैसे एक दो फ्रेंड्स तो क्या बोलूँगी, एक दो लोग कुछ ऐसे थे जो आपके सामने कुछ और बोलते हैं और पीछे बोल रहे हैं कि अरे हमें तो पता है वो कैसी है, वो तो ये है, वो तो वो है, लेकिन आपको पता, वो आपके ही दोस्तों के सामने में आपकी ही बुराई कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि वो दोस्त मुझे आके बताएंगे नहीं कि क्या रियलिटी है, कि वो तुम्हारे लिए कैसे सोचते हैं। तो अब मैंने सोच लिया कि भाई उन लोगों से आपको बस हेलो हाय टाटा बाय बाय फॉर्मेलिटी वाला, चलो ठीक है 12 बजे हैप्पी बर्थडे लिख दिया, खत्म। बट जो रियल फ्रेंड्स है आप उन्हीं के लिए करो जो आपके लिए करते हैं, मतलब एफर्ट्स उन्हीं के लिए करो। हाँ, एफर्ट्स उन्हीं के लिए डालो जो मैटर्स टू यू। एंड ये लोग ऐसे रहते हैं ना कि वो लेसन एक सिखा के जाते हैं। सो टॉक्सिक पीपल ओनली टीचेस यू अ लेसन एंड देन दे गो, एंड जो जाते हैं तो वो अच्छे के लिए जाते हैं। देखो, आप अगर आपकी लाइफ में कोई आया है तो वो किसी ना किसी रीजन से ही आया है। या तो आपसे कुछ लेके जाएगा या आपको कुछ दे के जाएगा ये तो फैक्ट है। तो अगर कोई आपके दोस्त बन रहे हैं, अगर वो अच्छे भी हैं तो वो किसी रीजन से है। अगर कोई बुरा दोस्त है तो हो सकता है आपने उनके साथ कभी कुछ बुरा किया होगा, तो इसलिए अब वो आपके साथ बुरा करने आए हैं या आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं। तो मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ भाई, कि आई एम वेरी प्रैक्टिकल, कि अगर आपका किसी के साथ में कट ऑफ भी हो गया है तो ठीक है, शायद आपका यहीं तक था आपकी दोस्ती या जो भी। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो ठीक है, मैंने इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा है, अब नेक्स्ट टाइम पे मैं ध्यान रखूँगी। एंड व्हाट इज अ ग्रीन फ्लैग अकॉर्डिंग टू यू इन अ पर्सन? ग्रीन फ्लैग इन अ गाय, राइट? ऑफ कोर्स। ये आपने पर्सन बोला है ना, आज के टाइम पे नहीं, वो मतलब वो जस्टिफाइड है कि वो ही है। आज के टाइम पे कुछ भरोसा नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूछा इन अ गाय, राइट? ऑफ कोर्स इन अ गाय, क्योंकि लोग भी वही जानना चाहते हैं। सो यू आर नॉट सीइंग समवन एल्स, लाइक सीइंग समवन, राइट? नो। हाँ, तो यू कैन मेक डिसीजंस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन फ्लैग, सबसे पहले तो देखो ऑब्वियसली आप उससे बात तो कर नहीं सकते हो, पहले तो लुक्स ऑफ कोर्स मैटर करता है। एंड मेरे लिए तो लुक्स मैटर करता है, मेरे लिए पैसा सेकेंडरी है, मेरे लिए लुक्स प्राइमरी है। ओके। क्योंकि मुझे ये चाहिए कि यार पैसे तो मैं भी कमा लूंगी, मुझे लुक्स चाहिए जिसमें हम साथ में अच्छे लगे, हमारी साथ में वाइब मैच होनी चाहिए हमारी। ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कि हाँ भाई बहुत पैसा है लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वो अलग काम पे मैं अलग काम पे, वो ऐसे। मुझे चाहिए कि हम सब जगह साथ जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स भी कॉमन हो और हम मस्ती कर रहे हैं, मतलब एकदम पागलपंती वाला साथ में ट्रैवल करना, सब कुछ करना। तो मेरे लिए लुक्स इम्पॉर्टेंट है। So that is like qualifications we can say for you. And what is a red flag according to you? रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी इसकी, अगर उसका बॉडी ओडर मुझे बहुत मैटर करता है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं हमेशा परफ्यूम मार के, तो मुझे लगता है कि यार आप अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा मेरे लिए इट्स अ रेड फ्लैग। So if you are into perfumes and all? हाँ। So any specific perfume which you like? बर्बरी का जो एक एडिशन है नया वाला, वो मेरा बहुत फेवरेट है। और एक वर्साची का एब्सोल्यूट जो पिंक कलर की जो छोटी वाली बॉटल होती है ना, क्रिस्टल वाली, वो भी मुझे बहुत पसंद है। So जो भी देख रहा है प्लीज note it down. हाँ। तो next time whenever they'll meet you, so they'll know your specific favorites क्या क्या है आपके। So अभी तक कोई मिला मुंबई में? हाँ, मतलब मिले, बट मुझे वैसी वाइब नहीं आई कि हाँ भाई आप इनसे पूरा शादी करना है। और मुझे अभी ऐसा है कि मतलब मुझे अभी टाइम पास नहीं चाहिए, मतलब अभी या तो करियर पे फोकस करो या फिर जब भी डेट करो तो फिर सो यू विल डेट ओनली लाइक वो एंड तक ही लेके जाओगे? हाँ, एंड तक ही लेके जाओंगे। एंड घर से कुछ ऐसा प्रेशर नहीं आता है कि अभी नहीं, जस्ट वो घर वाले तो कि जब बेटा लड़का पसंद कर लो, हमें अपनी मर्जी से हमें बता देना,
बस लड़का अच्छा, और इतने तो तुम समझदार हो, तुम्हें अपना फ्यूचर पता है कि तुम्हें कैसा चाहिए, तो तुम अपने अकॉर्डिंग ही चूज करना, हम तो नहीं चूज कर सकते तुम्हारे लिए। बट यू लाइक गाइस फ्रॉम मुंबई और यू लाइक के उड़ीसा से भी हो चले नहीं, गए? मुझे बॉम्बे में ही रहना है, मुझे बॉम्बे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि वंस आपको बॉम्बे अगर आपको पकड़ लेता है तो वो आपको जाने नहीं देगा, और आप अगर जाओगे भी छोड़ के तो आप कहीं रह नहीं पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। दैट्स सो ट्रू, क्योंकि आप भी सीए के लिए ही आए थे, एंड सीए के मतलब आप एक ही, क्यों आपको भी सोचा होगा कि मैं थोड़े टाइम के लिए आती हूँ यहाँ पे अपना कोर्स टैक्सेशन का करूँगी। नहीं, बट मेरे को आई मीन मुझे हमेशा से था कि मुझे उड़ीसा से तो बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे अपना पूरा फ्यूचर उड़ीसा में नहीं रहना था। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे मुंबई ही जाना है, मुझे बस मेट्रो सिटी जाना था, या तो मुंबई हो या दिल्ली हो या हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, कहीं भी हो, बट मुझे मेट्रो सिटी जाना था। और मुझे बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करा था, क्योंकि तब भी जब मैं कोई फिल्म या मैं देखती थी कि वहाँ के ऑफिसेस जैसे होते हैं एकदम शर्ट पैंट पहन के लड़कियाँ स्कर्ट के साथ में पेंसिल हील वैसे पहन के बड़े बड़े ऑफिस में काम करती है, तो मुझे वैसा ही था कि मुझे ऐसे सलवार सूट पहन के, ऐसे कुर्ता वुर्ता पहन के, सिर्फ सिंपल ऐसे छोटे से ऑफिस में वैसे नहीं जाना था मुझे। तो वही सोच के मैं उड़ीसा से बाहर निकली थी। और अब तो ऐसा है कि कॉर्पोरेट तो गया, बट अब कॉर्पोरेट के कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, या अब तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो सिंस यू वर अ सीए, तो उसमें मतलब जीएसटी का एक पार्ट रहता है, सो यहाँ पे आप लाइक विल यू टेल व्हाट इज जीएसटी एग्जैक्टली? सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं देखो, मैं अगर आपको सच बोलूँ, इट्स बीन 4 years मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने 4 साल हो गया है सीए छोड़े हुए, तो मैं अब उस चीज़ के टच में नहीं हूँ। ना, आप चीज़ें भूल जाते हो जब आप नहीं रेगुलरली पढ़ते हो, तो आप भूल जाते हो। पहले मैं अपना रिटर्न फाइल खुद करती थी, एंड मैं और 2-3 जन का भी रिटर्न फाइल करती थी। अब मेरे जो क्लाइंट थे वो मैंने किसी और को दे दिया, और अब मैं अपना रिटर्न फाइल भी किसी और से ही करवाती हूँ। बट ऐसा है कि मुझे वो सब टर्म्स एकदम नए नहीं लगते। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, तो अगर मुझे कुछ याद नहीं आया, क्योंकि हर 6 months में टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, हर 6 months में अमेंडमेंट्स आते हैं। तो उस चीज़ से आप कोप अप करने के लिए आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, और अब मेरे में वो पेशेंस नहीं है कि मैं उसको पढ़ूँ, समझूँ, फिर अपना रिटर्न फाइल करूँ। मैं तो बोलती हूँ भाई तुम आप ही कर दो, पैसे ले लो, बस कर दो रिटर्न। बट कभी सोचा है कि ये जो थिएटर्स में पॉपकॉर्न जो मिलते हैं उसमें इतना जीएसटी भर भर के क्यों लगा देते हैं, दैट 18%? हाँ, देखो उसमें शायद कुछ ये है कि भाई अगर इट्स अ 5 स्टार होटल या एयर कंडीशन है तो उसका 18% है, जहाँ 5 स्टार नहीं है तो उसका कुछ 12% है। उस बेसिस पे उनके स्लैब रेट उनके फिक्स किए हुए हैं। और कहीं कहीं ये भी होता है कि किसी रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज भी ऐड करते हैं, तो वो मैं ध्यान रखती हूँ कि उनके मेन्यू में पहले से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मेन्यू कार्ड में नीचे स्टार मार्क में लिखा रहता है कि वी चार्ज सर्विस टैक्स या जो भी, तो तब आप नहीं हटवा सकते हो। वरना अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ भाई आप सर्विस चार्ज हटा दो। मैं भले ही उनको अलग से 100 रुपए 200 रुपए जितना आप अलग से टिप दे दो, बट सर्विस चार्ज में नहीं प्रेफर करती, क्योंकि वो वेटर को तो नहीं मिलता है, वो तो जाता है होटल वालों के पास में, तो उनको क्यों देना, मेहनत वेटर कर रहे हैं, आप उनको अलग से दे दो। तो मैं वो हमेशा ध्यान रखती हूँ, उस चीज़ को तो मैं हटवाती हूँ। अभी रिसेंटली जैसे एल&टी के चेयरमैन जो है सुब्रमण्यम, तो उन्होंने एक वो दिया था, हाँ स्टेटमेंट दिया था अबाउट कि एम्प्लॉय संडे पर भी काम करेंगे। सो यू रेड दैट, पढ़ा था आपने? ऐसा बहुत चल रहा था एक्चुअली सोशल मीडिया पर भी। सो व्हाट इज़ योर? देखो, मैं तो इस चीज़ के बहुत ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मंडे टू सैटरडे तो आप कॉर्पोरेट में तो क्योंकि मैं इस चीज़ में रह चुकी हूँ, मैंने इंटर्नशिप किया है, तो मेरा भी ऐसे होता था कि मंडे मतलब संडे को रात को ऐसी फीलिंग आने लग जाती थी कि शिट कल वापस मंडे आ गया, कल वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। तो सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक एक ही डेस्क पे बैठे बैठे, मतलब उसको भी फ्री टाइम चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम चाहिए, उसको खुद के लिए पर्सनल टाइम भी चाहिए एक बंदे को, कि उसको संडे मिलता है। तो आप संडे को भी मतलब एक दिन तो ऑफ मिलना चाहिए कॉर्पोरेट। एंड कितने कॉर्पोरेट्स में तो ऐसे है जहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अगर आप संडे को भी एम्प्लॉय को आने बोल रहे हो, चलो ठीक है, 1 महीना आपका ऑडिट का टाइम है, क्योंकि जैसे सितंबर मंथ जो होता है वो टैक्स ऑडिट का टाइम होता है सितंबर 30, तो सितंबर मंथ बहुत रश होता है कॉर्पोरेट्स वालों के लिए, बहुत भागा दौड़ी, ये काम करना है वो काम करना, ऑडिटर आने वाले हैं, ये होने वाला है वो होने वाला है।
तो ठीक है, कभी कभी ठीक है, बट आपको ओवर टाइम देना चाहिए। बट बाकी टाइम पे आपको संडे को छुट्टी देनी ही चाहिए। मुझे तो, मैं तो इस चीज़ के एकदम अगेंस्ट हूँ। सो वही अभी सब वही बोल रहे थे, एक्चुअली पीपल वर अगेंस्ट दैट बिकॉज दैट वाज लाइक कि आप पूरे 7 हफ्ते मतलब 7 दिन काम करो हफ्ते में। सो या बट वही चीज़ें ना एक्टर्स के लिए भी लागू होनी चाहिए। जो टीवी एक्टर्स जो होते हैं उनका इज मंडे टू संडे जॉब, कुछ नहीं होता, क्योंकि टेलीकास्ट संडे को भी होता है, टेलीकास्ट संडे को भी आई गेस यू शूट। तो उनकी पर्सनल लाइफ तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट वालों से भी ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि उनकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है। कॉर्पोरेट्स वालों की फिर भी 8 to 10 आवर्स की शिफ्ट होती है, राइट। और कितने जगह तो ऐसे होता है कि वो आपका मेकअप टाइम कॉल टाइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो वो ये बोलते हैं कि ओके 7 AM इज़ योर मेकअप कॉल टाइम एंड 8 AM इज़ योर ऑन सेट कॉल टाइम। सो ये तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि 7 बजे आने के लिए आपको तो अपने घर पे 5:30 उठना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे में आने जाने में भी आपको टाइम लगता है। आप उसके बाद आप पैकअप करोगे अगर रात को 8 बजे, क्योंकि आपका कॉल टाइम वो 8 बजे से काउंट होगा, लेकिन आप अपने घर से निकले हो 5:30 को, तो आपको तो 14 आवर्स हो गया है। उसके बाद आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, तो कितना हेक्टिक होता है एक्टर्स के लिए। और इसके बाद उनको पेमेंट मिलता है 2 महीने के बाद। तो ये कॉर्पोरेट्स, आई मीन वही कॉर्पोरेट वाली चीज़ें एक्टर्स के लिए भी लागू होनी चाहिए कि उनको एक संडे ऑफ मिलना चाहिए। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्री विच वी कैन से कि हाँ ये है। एंड यू आर अ बाइकर गर्ल ऑल्सो, मतलब यू नो हाउ टू राइड द बाइक। तो कभी ऐसे फ्लेक्स किया है बाइक चलाते हुए? हाँ, मुंबई में जब मैंने नई नई बाइक सीखी थी ना, मैंने बाइक सीखी थी देहरादून में। मैं एक शूट के लिए गई थी, बट किसी रीज़न की वजह से वो शूट नहीं हो पाया था। चलो वो भी मैं आपको कहानी बता देती हूँ। तो जब मैं बॉम्बे आई थी नई नई, मैं आई थी जनवरी 2021 एंड फरवरी में मैंने एक मूवी साइन की। ओके। तो हमारा अग्रीमेंट हो गया, मुझे एडवांस अमाउंट में मिल गया 21,000 का टोकन मनी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि आप तो बोल रहे थे कि लड़कियों को मिसयूज किया जाता है, इतने साल स्ट्रगल के जाते हैं, मुझे तो 1.5 महीने में मूवी साइन कर ली मैंने, और क्या चाहिए। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब अच्छी मूवी साइन की है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, एंड थिएटर में आएगी, एंड ठीक है। एंड 2-3 दिन में उसके वर्कशॉप स्टार्ट है, रीडिंग स्टार्ट है, एंड नेक्स्ट महीने हम देहरादून जा रहे हैं उसके शूट के लिए। हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हुई, हमारी रीडिंग्स हुई, मैंने अपनी शॉपिंग वॉपिंग शुरू कर दी कि भाई देहरादून जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत एक्टिव थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे था कि ठीक है, मैं अपने हर दिन पिक्चर्स भी डालूंगी शूट के बाद, मैं देहरादून से मसूरी घूमने जाऊंगी। तो हम 1 महीने देहरादून में रुके, बट हमारा शूट नहीं हुआ 1 महीने तक। तो जस्ट घूमे वहाँ भी हमारे वर्कशॉप चल रहे थे, हमारी रीडिंग चल रही थी। उसके बाद सेकंड कोविड हो गया, तो फिर 1-1.5 महीने का गैप हो गया। तो मैं वहाँ से दिल्ली चली गई थी, क्योंकि मेरा भाई दिल्ली में रहता था, बाकी सब एक्टर्स अपने अपने घर चले गए। फिर आई गेस जून में जब सेकंड कोविड जब खुला, तब वापस से हम देहरादून आए। फिर हम 15 दिन वहाँ रुके, लेकिन जो लीड एक्टर्स थे, तब मेरा लीड में नहीं हुआ था, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था फिल्म में। एंड फिर लीड एक्टर्स ने बैकआउट कर दिया, क्योंकि बीच में जो टाइम चला गया तो उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट ले लिया। फिर प्रोड्यूसर ने बैकआउट कर दिया कि भाई हमारा बजट ख़त्म हो गया यहाँ पे होटल का खर्चा दे दे के। तो बहुत सारे इश्यूज़ हुए। तो उन दिनों में मैंने बाइक चलाना सीखा। मुझे लगा कि फिल्म तो शूट स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं कुछ तो करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँगी। तो वहाँ सीख के तो वहाँ मेरे किसी को एक्टर के पास में बाइक थी जावा, तो मैंने वहाँ उनसे बाइक चलानी सीखी। देहरादून से मसूरी पहाड़ों पे नहीं चला पाती थी, बट जो नीचे नीचे का जो रोड था वहाँ मैंने चला चला के बाइक चलानी सीखी। एंड लास्ट तक वो मूवी शूट हुई ही नहीं, बट आप बाइक चलाना सीख गए। बाइक चलाना सीख गई है ना, वापस बॉम्बे आ गए। बट मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई थी उस टाइम पे। मुझे लगा मैंने अपना 6 महीना दिया है ना, मैंने कोई ऐड शूट किया ना, मैंने कोई कैटलॉग किया। मतलब 2 महीना देहरादून, 2 महीने कोविड में घर पे। मतलब जो मैं एकदम खुश थी ना स्टार्टिंग में कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे मुंबई आते ही मैंने मूवी साइन कर ली। मतलब मुझे तो ये टेंशन होने लगा कि अब मैं कभी कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सीए भी छोड़ दिया मैंने। बट ठीक है, उसके बाद लेकिन धीरे उसके बाद ही मुझे छोटी सरदारनी मिली थी 1 महीने के बाद, बॉम्बे आने के बाद। एंड यू डिड एड विद पुलकित सम्राट एंड रश्मिका मंदाना, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? पुलकित सम्राट के साथ तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में किया था, जनवरी में जब मैं आई थी, तो आते ही 10 दिन में मैंने एक ऐड किया था, सैमसंग का फ़ोन का कोई ऐड था, वो किया था। एंड रश्मिका, सो हाउ वाज इट वर्किंग विद, लाइक पहले ही आपको मिल गया कि ओके यू आर वर्किंग विद अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी? तो इज़ वेरी क्यूट,
बट उनकी हाइट मुझसे कम थी थोड़ी। हाँ। आई गेस ही इज़ 5'7" और 5'8" आई थिंक, एंड आई एम 5'9.5", तो और ऊपर से मुझे हील्स दिया था थोड़ा, तो मैं तो और भी ज़्यादा लंबी लग तो रही आप थी। ऐसे तो ऐसे कर रहे थे आप शौक के, देखो मेरी हाइट लंबी है। नहीं, आई डोंट नो क्यों, अब मैं उतना फील नहीं करती, बट इनिशियली अगर मेरे साथ में कोई किसी लड़के की हाइट अगर कम है तो मैं कॉन्शियस हो जाती थी कि उसको बुरा ना लगे। हाँ, like कि that. शिट मैं बहुत लंबी लग रही हूँ यार, मैं बहुत लंबी लग रही हूँ, मतलब मैं ऐसा सोचती थी। तो मैं ज़्यादातर हील्स बिना ही जाती थी। अब मैं सोचती हूँ कि ठीक है ना, अच्छी बात है अगर मैं लंबी दिख रही हूँ तो उसको कॉन्शियस फील होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। तो तब लेकिन उनके साथ जब मैं मिली तो ही इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट एंड हम्बल। Yeah. मज़ा आया था उनके साथ भी एंड काम करके। रश्मिका मंदाना। रश्मिका, शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उनके साथ तो मैंने अभी किया, आई गेस 4-5 मंथ्स पहले ही मैंने उनके साथ एक प्रिंटर का ऐड किया था। तो हम 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक हम साथ में बैठे थे, जब तक वो लोग डायरेक्टर ने हमें लाइन्स वाइन समझाई, सब किया। तो हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उनसे पूछी कि आपके करियर का कैसे स्टार्ट हुआ, आपने अभी तक कितना काम किया है, कितने फिल्में की, आपका एक्सपीरियंस बताओ। ये वो तो हमने वो 15-20 मिनट में वही सारी बातें हमने की सो थी। डिड यू वॉच पुष्पा 2? पुष्पा 2 तो अभी तक नहीं देखा, बट पुष्पा 1 मैंने देखा है, क्योंकि पुष्पा 2 जब आई थी मैं मनाली में थी। तो वहाँ से आने के बाद अभी मैं कंटिन्यू थोड़ी चीज़ों में बिजी थी, तो मैं जा ही नहीं पाई। अब मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, अब तो OTT पे आएगी तभी देख लूँगी, अब कौन जाएगा थिएटर। सो हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? लाइक हीरो कह सकते हो, नॉट स्पेसिफिक एक्टर। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। सो अगर चांस मिला सो यू वांट टू वर्क विद हिम? ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद है वो। और उनकी ये वाली फिल्म के बाद तो मुझे वो, पहले मुझे लगता था कि वो रॉकी रानी के प्रेम कहानी, पहले मुझे लगता था कि वो सिर्फ सीरियस एंड वैसे चीज़ें, जब मैंने पद्मावत देखी थी। लेकिन रॉकी रानी के बाद तो मुझे उस कैरेक्टर से प्यार ही हो गया। स्पेशली वो लाइन जब वो आलिया भट्ट को जब वो मनाने के लिए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तो बहुत ही क्यूट सीन था। एंड वो हाय रॉकी रंधावा दिस साइड, तो वो सारी चीज़ें उनके कुछ कुछ बहुत ही मतलब ये थी, अट्रैक्टिव थी। बट उसके पहले भी कर चुके हैं वो, लाइक उनका करियर का स्टार्ट हुआ था बैंड बाजा हाँ, बारात जिसमें से। एवे एवे गाना था। बट उस टाइम मुझे लगता है लड़के विद एज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनिशियली लड़के थोड़े मतलब गेश लगते हैं, सब बोलना नहीं चाहिए, बट जब तक, क्योंकि वो छोटे होते हैं, अब 2021 में वो बहुत ही ऐसे बच्चे टाइप लगते हैं, लेकिन विदाउट द बियर्ड। लेकिन जैसे जैसे वो अपना 25 क्रॉस करते हैं एंड 30s में आने के बाद तो लड़के ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। इट डिपेंड्स कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, हु इज द गर्ल विद देम। हाँ, डिपेंड्स ऑन द गर्ल आल्सो। क्योंकि मुझे लड़के विद बियर्ड ज़्यादा पसंद है। तो आपका जो भी होगा इन फ्यूचर विद बियर्ड होना चाहिए। हाँ, एंड देन यू विल कीप इट प्राइवेट और विल यू पोस्ट स्टोरीज और It depends. Reels on Instagram also. It depends. It depends. But होगा ना वो saved list में कि ऐसे ऐसे रील्स बनाएंगे these couple goals करके। हाँ, couple goals करके। So what is lastly I want to ask कि क्या आप बोलना चाहोगे, because your journey was like quite unexpected. आपने ये हुआ ही नहीं था, एंड बहुत लोग यहाँ पर आने के लिए ना मतलब तरस जाते हैं, मतलब उनको नहीं मिलता है। सो मतलब इतना टैलेंट, कितने भी टैलेंटेड हो आप, बट इफ़ लक इज़ ऑल्सो देयर विद यू, और अगर डेस्टिनी में हो तभी आपको मिलती हैं चीज़ें। सो क्या कहना चाहोगे हु आर विलिंग टू कम टू दिस इंडस्ट्री? जैसे आपने भी बोला कि आपने पापा को बोला कि नहीं ये इंडस्ट्री, मतलब पापा सबकी यही राय थी कि ऐसी इंडस्ट्री होती है, ऐसी इंडस्ट्री होती है, बट देन यू प्रूव्ड देम रॉन्ग. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू द न्यू कमर्स हु आर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री विद द होप? जैसे बहुत लोग होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि मुझ में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे आऊँ, कैसे करूँ. मैं बोलती हूँ कि तुम्हें बस वो एक डिसीजन लेना है. वो एक पॉइंट पे तुम्हें स्ट्रांग होके डिसीजन लेना पड़ेगा कि ओके अब मुझे ये करना है, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें बंद करना पड़ेगा. उसके बाद अगर एक बार तुम मुंबई आ गए, तो मुझे लगता है कि जब मुंबई आई थी ना, तो जब मैं वहाँ आई थी लोकल स्टेशन पे, तो जब मैंने देखा कोई भी बंदा धीरे नहीं चल रहा है, कोई बंदा रुका हुआ नहीं है. मतलब ट्रेन में भीड़ है फिर भी लोग चढ़े जा रहे हैं. मतलब लोगों की इतनी भागती हुई लाइफ है, और वहाँ हमारे होम टाउन में सब आराम से उठ रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, कर रहे हैं. तो बॉम्बे आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे लाइफ रुकती नहीं है किसी के लिए, और टाइम नहीं है किसी के पास में. तो मुझे तो यहाँ आते ही एकदम से वो जो पॉजिटिविटी आई थी ना, कि मतलब मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ ये. तो मैं तो देखो यही बोलूँगी कि यार अगर आपको डिसीजन लेना है तो आज ही लो और लेट मत करो.
एंड अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान आपको ज़रूर फल देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करो आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, बट आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपको उसका रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा। सो ट्रू। तो मैं एक ही चीज़ बिलीव करती हूँ कि बस यू जस्ट डू योर बेस्ट एंड बाकी का तो भाई भगवान तो अच्छा भगवान करेंगे ही भरोसे। करेंगे। हाँ। यू मेंशन दैट लोकल में आप ट्रैवल किया है आपने। अरे बहुत किया है, मुझे बहुत। नहीं लगता कि अब आप करो, बिकॉज यू डोंट लाइक मैं अभी क्राउडेड। करती हूँ। अभी भी करते हो? हाँ, But, जहाँ crowd अगर रहता मुझे होगा कभी ना शूट बहुत। पे जाना है, मैं बाय रोड, मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं ढाई, क्योंकि मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। तो मैं कैब में मुझे नींद आती नहीं है, तो मैं 3 घंटे 2.5-3 घंटे कैब में बैठ के ऐसे बैठे रहूँगी, उससे तो अच्छा है मैं 1 घंटा घर में एक्स्ट्रा सो के मैं लोकल ट्रेन में चले जाऊँगी। सो मुझे उस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि लोकल ट्रेन में जा रहे हो या जो भी, मुझे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अभी भी 2 दिन पहले भी मैं अभी शूट करने गई थी बदलापुर के आगे, तो वहाँ से रिटर्न आते वक्त मुझे 4 घंटे दिखा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि प्लीज़ आप मुझे स्टेशन पे ड्रॉप कर दो, मैं ट्रेन पकड़ के चले जाऊँगी, लेकिन कैब में जाने का पेशेंस नहीं है। बट मेरे पास बहुत सारा लगेज था तो इसीलिए मैं ट्रेन में नहीं आई, बट अगर मेरे पास लगेज नहीं होता So you can travel. तो मैं सच में ट्रेन में ही आ जाती। बट दैट्स हाउ लाइक स्ट्रगल आप सीखते हो, एक एक रहता है, एंड देन यू कैन टेल इन फ्यूचर ठीक है ये मेरी जर्नी और थी। लोकल ट्रेन का तो एक बार तो ऐसा था कि मतलब ऑलरेडी बाहर तक लोग लटक के जा रहे हैं एंड मैं भी चढ़ गई उसमें ट्रेन में। अब उस दिन मैंने सोचा कि शिट मैं और कभी ऐसे ज़बरदस्ती चढ़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मेरा सर है, यहाँ से पिलर जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती है रास्ते में वो जो पिलर्स क्रॉस नहीं होते, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे को तो कोई एकदम बाहर खड़े होते कि आप? अगर मुझे किसी ने हल्का सा भी धक्का मारा ना, मैं सीधा नीचे, और आज तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं अंदर धक्का मार रही हूँ, भाई प्लीज अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। फिर एक स्टेशन के बाद धीरे धीरे जगह हो जाती है, बट वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का रास्ता मेरे लिए तो मतलब लेडीज कंपार्टमेंट में इतना भीड़ पूरे, क्योंकि सुबह 7:30 8 o'clock का वो पूरा ऑफिस टाइमिंग था, नाला सुपारा से आ रही थी मैं। तो मतलब उस दिन मैंने सोचा कि भाई थोड़ा लेट सही बट वैसे भीड़ में नहीं चढ़ूंगी। मैंने तो लोकल ट्रेन में नेल पॉलिश भी लगाया है, ऐसे पढ़ाई भी की है कि मैं एक हाथ से पकड़ रखी और एक हाथ से पढ़ते पढ़ते जा रही हूँ, क्योंकि क्लास में पहुंचते ही सर क्वेश्चंस पूछते थे। और मुझे हमेशा से रहता था कि मुझे सारे आंसर्स आने चाहिए, मुझे फ्रंट सीट पे बैठना है, मुझे पीछे नहीं रहना, तो इसलिए मैं ट्रेन में पढ़ते पढ़ते जाती थी। यू लाइक कॉन्सर्ट्स? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पर ठीक है, बट बहुत क्राउड रहता है वहाँ पे। हाँ। सो एनी प्लान्स ऑफ गोइंग टू कोल्डप्ले? नो नो। मुझे ज़्यादा बॉलीवुड सिंगर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। अरिजीत सिंह तो का अरिजीत कॉन्सर्ट मुझे बहुत मन है कि कभी अगर अरिजीत सिंह का इट्स कॉन्सर्ट हैपनिंग होगा तो मैं इन फेब आई गेस। हाँ, मुझे पता था, मतलब आई मीन मुझे पता चला कि हो रहा है फरवरी में। सो लेट्स सो व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिम? यार मैं बहुत बुरी हूँ लिरिक्स के मामले में, मुझे ना बहुत सारे गाने में सुनती हूँ, एंड बाय सिंगिंग ओनली। मैं बहुत गंदे लिरिक्स गाती हूँ, मतलब कुछ भी उल्टा फुल्टा। मुझे बहुत उनके गाने पसंद है, बट अभी अगर आप मुझे एकदम से पूछ रहे हो ना तो मुझे कुछ गाना याद नहीं आ रहा है। कोई भी सॉन्ग, एनी सॉन्ग व्हिच यू लाइक? आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा एकदम से ऐसे आप पूछोगे तो, बट यू कैन टेक योर टाइम। 10 seconds 10 seconds वो तो ऐसे हो गया कि मेरे सर पे घड़ी घूम रही, टक टक 10 सेकंड में गाना गाना है। हाँ, गाना है, ऐसे याद नहीं आ रहा है। बट अभी फिलहाल मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, आओगे जब तुम हो साजना। ओह, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। We can listen to that आपकी आवाज में। Are you serious? Yeah. मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, किसी को सब बाथरूम सिंगर ही यहाँ पर। ओके ठीक है, तो उसमें बीच का जो एक लाइन है या ना, नैना तेरे कजरारे, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, ना 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 ना। देखा, मैंने बोला था मुझे लिरिक्स याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं नाना नाना करके गाना गाने लग जाती हूँ। आई एम वेरी बैड एट लिरिक्स। नाइस। At least you tried. हाँ। And as an actor, I believe कि आप बाइक भी चलाना जानते हो और सिंगिंग, डांसिंग, मतलब सब आना चाहिए। हाँ, सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ, मतलब एक्टिंग में तो आपको आप सीए भी Being बन an जाते हो। actor, you should know everything. Yeah, because you play every type of role. So Pooja, it was lovely talking to you. Same here. बहुत मजा आया. How was it for you? मुझे भी बहुत मजा आया। मैं सच बोलूं तो जब मैं आई थी यहाँ मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं एक शूट खत्म करके आई हूँ
और मैं यौन कर रही थी, बट अब तो मेरी नींद कहाँ गायब हो गई है, गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। एंड हाँ, आई गेस हो गया होगा, आई गेस 40 मिनट्स हाँ तो हो बहुत गए देर हो गया आराम होगा, से। बट अब मुझे नींद भी नहीं आ रही 50 है। मिनट्स हो गए। वाओ, और मुझे लगा था कि शायद टाइम का अभी कोई पता मुझे ही नहीं बेड दे चला। दो तो मैं 10 मिनट में सो जाऊंगी। बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। यस, एंड आई होप यू डू वेल, एंड हम लोग जल्द ही मिले, एंड बहुत जल्द। उस बीच आपके और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाए, सो आई विश यू लक। इंशाल्लाह। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज पूजा शर्मा, आपकी अनोखी फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीटशन। थैंक यू।